मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आप तमाम हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, इस मौके पर हम चाहेंगे अक़लियत कौंसिल ऑफ इंडिया के जो सदर मोहतरम हैं जनाब एडवोकेट फ़रज़ उस्मानी साहब से हम चंद सवालात करना चाहेंगे इलेक्शन को लेकर और इसके अलावा भी। तो आइए नाज़रीन, हम पहला सवाल फ़रज़ उस्मानी साहब से करते हैं कि फ़रज़ साहब, आपकी जो अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया है वो मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 30 बरसों से लगातार सामाजिक काम कर रही है और लोगों के अंदर तालीमी और सियासी बेदारी पे भी काम कर रही है। लिहाजा तब से लेकर अब तक अक़लियत कौंसिल ऑफ इंडिया ने अब तक उसकी क्या कारकर्दगियाँ रही हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए गुरलेज साहब, जिस वक्त अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन हुआ या ये NGO वजूद में आई तो हालात दिगरदू थे पूरे मुल्क में मुसलमानों के ख़ास तरीके से। तो वहाँ ये सोचा गया कि किसी पे तबसरा करने या किसी को बुरा कहने से बेहतर ये है कि अंधेरे में एक दीप जलाया जाए जिससे रोशनी पैदा हो। तो इस तरीके से एक सोची समझी स्कीम के तहत हम लोगों ने समाजी स्तर पर काम करने के लिए अक़लियती कौंसिल को वजूद में लाए, रजिस्ट्रेशन कराया और ये गुज़िश्ता करीब 30 सालों से मुसलमानों और सारे तमाम ही अक़लियती कौंसिलों और डाउन ट्रेडेड लोगों के लिए काम कर रही है। हमारा काम यह है समाज में भाईचारा मोहब्बत पैदा करना और हिंदुस्तान को मजबूत करना। फ़रज़ साहब, मौजूदा जो पार्लिमानी इंतख़ाबात के जो नताइज आए हैं उसको लेकर आप किस हद तक मुतमईन हैं? देखिए, बहुत खुशाइन पहलू ये है कि जो बड़बोला और ख़ास तरीके से मुसलमानों को पे इल्ज़ाम तराशी करने वाले लोग थे, उन्हें इसमें बहुत बड़ी नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा है। और वैसे तो ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा हुआ। इसमें ख़ास तरीके से अक़लियत तबके के लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने बहुत खामोशी के साथ तमाम इल्ज़ामात को और उन पर लगने वाली बहुत से ऐसे बेहुदा अल्फाज को बर्दाश्त किया जो नहीं कोई भी दूसरी कौम नहीं कर सकती है। जी। और उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ पूरे मुल्क में जिसे पसंद किया उसे वोट डाला और आखिर तक ये जाहिर नहीं होने दिया कि हम किसे वोट करने जा रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि ये जो इनफरादियत से जो अलहदा हटकर पूरी कौम ने एक साथ और एक से डिसीज़न लिया है, इस पर न कोई डिसीज़न लिया गया था, न कोई प्रोपेगेंडा किया गया था, न किसी अंजुमन या कमेटी ने इसके लिए आगाह किया था। लेकिन हर मुसलमान ने इस बात को, ये बल्कि मैं ये कहूँगा हर अक़लियती और सेकुलर मिजाज रखने वाले ने ये बेहतर समझा कि उन लोगों को में तब्दीली लाई जाए, मुल्क के निज़ाम में तब्दीली लाई जाए, उन लोगों को हराया जाए और वो खातिर खा नतीजे सामने आए हैं। बाल-फायदे दीगर हम ये कह सकते हैं कि इस मुल्क के जो सेकुलर जो आइन है उसके ऊपर जो है ख़तरात के बादल मंडरा रहे थे। लिहाजा उसको बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर सियासी बेदारी फितरी तौर पर आई। जहाँ तक मैं देखिए गुरलेज साहब, सबसे बड़ी बात यही है कि दो बातें बहुत अपरेंट थी। भाजपा के कुछ जो कायद हैं वो बड़े खुलेआम कह रहे थे कि हमें 400 से सीटें दीजिए, हम आइन को बदल देंगे। जी। खुद प्राइम मिनिस्टर ने की अपनी स्पीच में ये कहा कि अगर हम अब पावर में आए तो एक कृष्णमाई नतीजे सामने आएंगे और कृष्णमाई काम करके दिखाएंगे। तो इसमें ये तमाम लोगों में ये बात गई कि एक तो ये आइन बदलेंगे और दूसरे कुछ ऐसी स्कीमें राइज करेंगे जिससे जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा, जो डाउन ट्रेडेड है वो और बर्बादी की तरफ जाएगा। तो जाहिर है उस सब में उन्होंने बड़ी खामोशी से ये तब्दीली लाई है। मुझे ताज्जुब तो ये है कि कुछ मुसलमान दानिश्वर इस बात पर लगे हुए थे और ख़ास तरीके से दिल्ली के दो दानिश्वर इस बात पर लगे हुए थे कि किसी भी तरीक़े से मुसलमान RSS को तस्लीम करें और बरफाज दीगर भाजपा को वोट करें।
आज उनका लहजा मैं देख रहा था, कल उनका मैंने जुमे को एक वो आता है उनका हफ्तावार, उसमें अब लहजा बदला हुआ है। जी अब वो मुसलमानों के सियासी हालात पे तबसरा न करके मुसलमानों की गंदगी पर तबसरा कर रहे हैं कि मकानों में गंदगी रहती है, गलियों में उनके गंदगी रहती है, तो उनका लहजा बदला है। तो मेरा उनसे कहना ये है ख़ास तरीके से, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, जी जी कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। इस पे काम करें, वो बजाय नसीहत देने के काम करने वाले तो काम कर रहे हैं और ना उनकी तरफ जा रहे हैं। और हर अकलियत और डाउन ट्रेडेड बैकवर्ड सबको मालूम है कि क्या नज़रियात थे और किस पे काम हो रहा था। और मुझे उम्मीद ये है कि अब बेहतर नतीजे आए हैं और बेहतर काम होगा। और कम से कम किसी एक पार्टी को अगर बम्पर मेजोरिटी मिल जाती है तो यकीनी तौर पर वो लगाम का वो बन जाता है, सवारी बन जाता है। तो इसमें अब उसकी मनमानी नहीं चलेगी, उस तरीके के ज़बान बदली जाएगी। और मेरे ख्याल ये है कि अब स्कीमें भी बदली जाएंगी और बदलनी चाहिए। जी जी और आगे आने वाले और तमाम जो इंतखाबात होंगे उसमें ख़ास तरीके से जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, अगर उन्होंने इसी तरीके से मुत्तहद होकर वोट डाला तो हिंदुस्तान की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। अच्छा फरद भाई, सुश्री बहन मायावती जी ने ये मुसलमानों पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी वजह से जो है उनको बहुत बड़ी हार का सामना देखना पड़ा है, क्या है इसमें देखिए, क्या ख्याल है? जहाँ तक मायावती जी का सवाल है, वो अपनी हार के लिए मुसलमानों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। जी कई बयानात मैंने उनके पढ़े और ख़ास तरीके उन्होंने कहा मैं मुसलमानों को टिकट बहुत सोच समझ के दूंगी, जी लेकिन अपने काम पर, अपने बयानात पर और वो कभी ध्यान नहीं देती। जी देखिए, मुझे याद है कि याकूब कुरैशी साहब मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे मेरठ से, तो उन्होंने ये कहा कि मुल्ला तो ऑर्थोडॉक्स है और मैंने अपने लोगों से कह दिया है कि आप भाजपा को वोट करें। दूसरी बात आप ये देखें, एनडीए ने आखिर वक्त तक ये चाहा कि हम में शामिल हो जाएं। इंडिया ने ये चाहा कि हम उनमें शामिल हो जाएं, लेकिन नहीं, शामिल नहीं हुए। और मुसलमानों को एक तरफ तो बुरा भला भी कहती हैं और उनसे ये भी उम्मीद रखती हैं कि वो इन्हें वोट करें। वो काशी राम की जिस फिलॉसफी पे ये पार्टी खड़ी हुई थी उससे बहुत दूर हट गई हैं। एक मिसाल की बात दूंगा, भाजपा से अपने ताल्लुकात को उजागर तो नहीं करती हैं, जी जी लेकिन ये भी हकीकत है कि वो भाजपा से सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। उनके भतीजे ने सीतापुर में तकरीर में भाजपा पर एतराज़ात किए, इन्होंने सेकंड डे उसे अपने उस ओहदे से हटा दिया जिस पर खुद ही उन्होंने फायज किया था। और उसने क्या कहा था, भाजपा की जो कमियाँ थी वो गलत फहमी समझ गया, वो समझे नहीं कि बुआ जी का लगाव है किधर, नहीं समझ पाया। जी नया पॉलिटिशियन है, उसे निकाल दिया। तो उनकी सारी पॉलिसी वाया हो चुकी है। वो कहती हैं मुसलमानों को मैं बहुत सोच समझ के वोट दूंगी। और मेरा कहना यह है कि मुसलमानों को वोट उनसे टिकट लेनी नहीं चाहिए। उनके लेने का मतलब ये है, अच्छा जो उनके हुक्म की तावील नहीं करे। अब दानिश ने, कुंवर दानिश साहब जो एमपी थे, हार गए हालांकि वो, उन्होंने पार्लियामेंट में मुसलमानों के मसाइल को काफ़ी ज़ोरदार तरीके से उठाया। मायावती जी को ये नागवार गुजरा, उन्होंने उसे पार्टी से निकाल दिया। तो अगर यही हाल रहा उनका और अपनी पॉलिसी में तब्दीली नहीं की तो मेरे ख्याल से ये होगा कि कोई बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी, ये लहजा हो जाएगा लोगों को। ये जो इलेक्शन के जो नतीजे निकल के आए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान जो है बेरमज़ान की ईद मना रहे हैं और मैं समझता हूँ मनाना भी चाहिए, लेकिन क्या उनकी ये जो खुशी है, अगर उन्होंने अपने अंदर इत्तेहाद पैदा न किया तो क्या इस शेर के मुताबिक सादिक ठहरेगी कि जब किसी कली पे थोड़ा निखार आया, कम निगाह ये समझे कि मौसम बहार आया? देखिए गुल्ले साहब, क्या मुसलमानों को अपनी सियासत को, अपनी क़यादत को कुछ पैदा देखिए करना चाहिए? इत्तेहाद तो सियासी तौर पर या समाजी तौर पर इत्तेहाद तो ज़रूरी है। किसी कौम में या किसी मुल्क में इत्तेहाद नहीं होगा तो खलफशार पैदा होना लाजमी है। मुसलमानों ने
कि ये कोई अपनी सियासी पार्टी कोई नहीं, किसी वोट नहीं किया है उन्होंने, सिर्फ सेकुलर मिजाज रखने वाली पार्टियों को ही वोट किया है। ये बिल्कुल आया है कि मुसलमान ये चाहता है कि हिंदुस्तान में सेकुलर मिजाज की पार्टियां रूल करें, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीमेसी हो, अदालतें इंसाफ के साथ काम करें। ये उनका ज़ाती मफाद नहीं है, इसमें मुल्क का मफाद शामिल है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मुसलमानों को समाजी तौर पर और सियासी तौर पर भी मुत्तहद रहना चाहिए और ज़ातियात को इसमें शामिल न करके ऐसे कौम के मफादात को देखना चाहिए। अभी तक शायद देखा भी है और आइंदा भी देखने की कोशिश करेंगे। और जो मुसलमानों में कुछ ऐसे अफराद पैदा हो गए हैं जो मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें पूरी तरीके से निगलेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर सुल्तानुल हक साहब, आप अक़लियती कौंसिल ऑफ इंडिया के नायब सदर होने के नाते अक़लियतों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, आम इंतखाबात के मद्देनज़र बहुत जो अहम चीज़ें उभर के आई हैं, उनमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इस अल्पसंख्यकों को उस अंदाज से सोचना चाहिए, क्योंकि इत्तेफाक से मैं यूपी गवर्नमेंट में भी रहा हूँ और बहुत सारी सिलेक्शन कमेटीज़ में मैं शेयर किया है। तो जो बच्चे अल्पसंख्यकों के आते हैं, सबसे अहम चीज़ तो ये है कि शायद उनके जहन में ये होता है कि हमें किसी रूप में जो है नकारा जाएगा। मैं ये कहता हूँ उन सब बच्चों के लिए और उनके जो सरपरस्त हैं कि सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आपने तैयारी सही की है किसी भी कंपटीशन के लिए, तो ऐसा नहीं है कि जो भी सरकारी कमेटीज़ हैं या ओहदेदारान हैं वो आपको नेगलेक्ट करें। अक्सर मैंने ये देखा है कि वो ये सोच के कि हमें कहीं ना कहीं जो है नकारा जाएगा और वो सही से तैयारी नहीं करते हैं। तो इस कहना चाहिए मौके पे मैं सबसे अहम चीज़ ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के जहन में ये बात निकालनी चाहिए, ख़ास तौर से उनके सरपरस्तों को, कि आप तैयारी तो कीजिए, कुश्ती लड़े बगैर ही अगर आप हार मान लेंगे तो फिर तो हार है ही। कुश्ती जीतने के लिए आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। जी जी, नंबर एक। बेशक। दूसरी चीज़ एक मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, इन जो भी इंतखाबात हुए हैं उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी के जहन में भी, किसी भी एक पार्टी के जहन में ये मैसेज इस इंतखाबात में गए हैं कि उनकी अपनी बपौती नहीं है। जी जी जी। जो काम करेगा वो जीतेगा और जो अच्छी सोच रखेगा वो आगे आएगा। और वही सोच मैं इस कम्युनिटी को भी देना चाहता हूँ, चाहे अल्पसंख्यकों और ख़ास तौर से मुस्लिम जो हजरात हैं उनके लिए, कि अगर आप एजुकेशन में आगे हैं, ख़ास तौर से जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बहुत सारे ऐसे मौके हैं कि जिनमें आपने अगर टैलेंट है और आपने एजुकेशन ठीक ली है तो आपको आगे बढ़ने के लिए कोई पीछे करने वाला नहीं। जहाँ तक सरकारी नौकरियों का सवाल है, उनमें आपको कम्पिटिटिव होना ही पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन में आगे हैं तो फिर कोई भी माई का लाल आपको काट नहीं सकता। तो मैं इस मौके पे ये मैसेज देना चाहूँगा और यही कौम के लिए, ख़ास तौर से मुस्लिम्स के लिए एक बेहतर ऑप्शन। जी शुक्रिया जी। बहुत लियाकत साहब, आपसे एक सवाल है कि मौजूदा पार्लिमानी जो इंतखाब के जो नताइज आए हैं वो बहुत ही हैरत अंगेज़ तौर पर आए हैं। लोगों को पता नहीं थी कि इस नौइयत के नताइज बरामद होंगे। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अक़लियती कौंसिल की तरफ से ये मैं ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हूँ, लियाकत अली मेरा नाम है। ये जो आपने सवाल किया है कि पार्लियामेंटी चुनाव में किस तरह से चुनाव हुआ है, चुनाव बिल्कुल पूरे मुल्क के अंदर दो धड़े में बट गया था। एक धड़ा एनडीए का था, एक धड़ा इंडिया का था जी। लेकिन जिन्होंने लोगों ने बड़ बोलेपन में या ये समझ के कि हमारे पीछे पब्लिक है और वो किसी भी धड़े में जाना पसंद नहीं किया, चाहे उसमें हमारे यूपी की मायावती जी हों, केसीआर हों या जगन मोहन रेड्डी जी हों और क्या कहते हैं उधर बीजू
जनता दल के नवीन पटनायक जी हों, उन्होंने किसी धड़े में जाना पसंद नहीं किया। उसको ये एक अच्छी शुरुआत हुई है कि या तो इधर रहें या उधर रहें। वोटरों ने बहुत अच्छा सोच समझ के वोट किया है। उन लोगों को सबको ख़त्म कर दिया जो अपने लिए करते थे। इस चुनाव में एक सबसे बड़ी बात ये देखी गई है कि जो लोग बड़बोलेपन से बोलते थे उनको लोगों ने रिजेक्ट किया है। जैसे ओम प्रकाश राजभर के बेटे को हराना, ये यूपी के अंदर एक बड़ी बात है कि वो हर किसी को, कभी बीजेपी को गाली देते, कभी समाजवादी को, कभी कांग्रेस को। ये राजनीति में अच्छी चीज़ नहीं है। भाईचारा कायम रहे और मोहब्बत की दुकान भी चलती रहे, मोहब्बत रहे लोगों में। तो इसको देख करके लोगों ने वोट किया है। और ऐसे बड़बोले लोगों को, जिसके अंदर अभी जो बात आई फैजाबाद के अंदर, जो अयोध्या के अंदर जो सीट हारी गई है, क्योंकि वहाँ के जो कैंडिडेट थे वो बड़बोले थे। उन्होंने संविधान मिटाने की और जने क्या क्या बातें कह दी। उसका नतीजा ये हुआ। ऐसे ही हैदराबाद के अंदर जो वहाँ लड़ रही थी कैंडिडेट, उन्होंने मस्जिद की तरफ तीर चला के दिखाया, वो सोशल मीडिया पर वायरल किया। ऐसे लोगों को बिरादरान वतन ने, हर कम्युनिटी ने रिजेक्ट किया है और उसका नतीजा ये हुआ कि वो वहाँ हारी। तो ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। देश के अंदर सेकुलरिज्म कायम होने की तरफ बढ़ रहा है। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जी शुक्रिया। डॉक्टर कुंवर आसिफ साहब, आप जो हैं अल हिदाया कॉलेज के चेयरमैन हैं। हम मुसलमानों की तालीम को लेकर सवाल करना चाहते हैं कि तालीमी मैदान में मुस्लिम कम्युनिटी कहाँ आपको खड़ी नज़र आती है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो मैं अक़लियती काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से फरद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हर महीने जो है इस तरह की मीटिंग होती हैं और उस पर ये सारे टॉपिक्स जो है हम रखते हैं, एजुकेशन का, पॉलिटिक्स का और स्पेशली माइनॉरिटी के एजुकेशंस का और माइनॉरिटी के लोगों का। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो इस बार गवर्नमेंट को मैंडेट मिला है, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज शपथ भी ले रहे हैं, तो एजुकेशन के क्षेत्र में मैं चाहूँगा कि ये इस बार बहुत अच्छे से काम करें और आगे बढ़ाएं। दूसरी बात ये कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, बगैर एजुकेशन के जो है वो कुछ नहीं हो सकता है। एजुकेशन के क्षेत्र में इनको जाना पड़ेगा, चाहे वो एलाइड सर्विसेज हों, IAS, PCS, IPS वगैरह में, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इस क्षेत्र में इनको जाना होगा। उसी के तहत मैं खुद अल हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन एक एस्टेब्लिश किया है और हम उसमें जो है एजुकेशन की ट्रेनिंग भी है, हायर एजुकेशन की ट्रेनिंग है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है हम, जैसे अभी अकील साहब ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों के लिए कोई अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, फ्री एजुकेशन के क्षेत्र में भी कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा स्टैंड नहीं है कि भाई 8वीं क्लास के बाद जो है वो स्कूल्स होने चाहिए जिससे मुस्लिम बच्चियों के लिए, मुस्लिम क्या सभी के लिए, और स्पेशली क्योंकि मुस्लिम बच्चियां तो थोड़ा बैकवर्ड में हैं, इसलिए जो है उनको अपलिफ्ट करना है। और अपलिफ्ट का यही तरीका है कि हम जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो साहिब हैसियत हैं, वो सारे लोग मिलकर या जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको मतलब असिस्ट करें, वो उनकी मदद करें और उनको पैसे से किसी भी तरह से मतलब उनका मॉरल सपोर्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें, जिससे वो अपने इदारों को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि बगैर फ्री की एजुकेशन अगर हम देंगे तो बगैर उन लोगों की असिस्ट के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा यही कहना है कि सब लोग जो है इस बात पर ध्यान दें, इस बात का, और जितने भी बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, और उनसे हमें मिलना चाहिए इस बारे में और अपना प्रोजेक्ट जो है ये उनके सामने रखना चाहिए। हो सकता है कि उससे वो हमारी मदद करें और हम कम्युनिटी की कुछ मदद कर सकते हैं। उनको मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक। साबिर बेग साहब, आपकी जो है सियासत पर बड़ी कड़ी नज़र रहती है, लिहाजा मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात के खुशाइंद जो नताइज आए हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो नतीजे आए हैं हिंदुस्तान के इंतखाब के, इसमें बीजेपी ने लूज़ इसीलिए किया है कि यहाँ की जनता जागरूक हो गई और वो हिंदू और मुस्लिम में नहीं बटी। यहाँ तक कि यूपी के अंदर जो सबसे बड़ी स्टेट होती है, यहाँ बीजेपी ने लूज़ किया है और इंतहा ये फैज़ाबाद तक से लूज़ किया है, जहाँ ये राम मंदिर पर उस पर है। अब जनता राम मंदिर के चक्कर में नहीं आती।
और जागरूक हो गई है, और उन्होंने इनके अगेंस्ट में सब ने मिलकर वोट डाला है। जी। और सबसे बड़ी वजह जो है वो राहुल गांधी साहब की है, जो पूरे हिंदुस्तान में सब सेकुलर लोगों को जोड़ने की कोशिश की और लोग जुड़े। और कांग्रेस जो काफ़ी डाउन हो गई थी, अब वो काफ़ी उठकर आई है, और इसी वजह से बीजेपी को ये हार देखनी पड़ी है, और जनता अब इस पर खुशाइन है कि रिजल्ट अच्छे आए हैं। जी, इंजीनियर अकील साहब, माइनॉरिटी के रोज़गार पर कौन कौन सी स्कीम आई हैं, ज़रा उसके बारे में बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट दोनों में माइनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी ट्रेनिंग की स्कीम्स हैं। जब बच्चों की ट्रेनिंग हो जाती है तो एम्प्लॉयमेंट मिलने में बहुत आसानी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर स्कीम है वो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में डिफरेंट कोर्सेज़ में बच्चों को एडमिशन लेकर ट्रेनिंग मिल जाती है अगर, तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। ख़ास तौर से जो मेडिकल लाइन के कोर्सेज़ हैं, MLT कहलाते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्सेज़, और उसमें डिमांड भी ज़्यादा है और पैसा भी अच्छा मिल जाता है। प्राइवेट में भी गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाता है, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान जो है आपके जो 18,000 रुपये का वजीफ़ा मिल जाता है माइनॉरिटीज़ के बच्चों को पर ईयर, और 15,000 जो है उन लोगों को मिल जाता है तो गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट मंजूर करा के आपका जो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं 15,000 रुपये पर कैंडिडेट उन्हें मिल जाता है। 400 गज जगह चाहिए ट्रेनिंग के लिए। तो ऐसे जो हमारे अक़लियती समाज के जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से स्किल डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट सेंक्शन कराएं और बच्चों को ट्रेनिंग कराएं। फ़रद उस्मानी साहब, तहरीक पॉइंट चैनल जो हमने चला रखा है उसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? देखिए, तहरीक पॉइंट जो है वो एक बड़े चैनलों के मुकाबले में भी काम कर रहा है। आपने सबसे पहली बात तो ये है कि अलीगढ़ तहरीक को ज़िंदा किया है। दूसरी बात ये है कि जो तारीख़ी वाक़यात हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाबस्ता, सर सैयद से वाबस्ता या मुसलमानों से वाबस्ता जो तारीख़ी वाक़यात हैं और जिन्हें आज तक नज़रअंदाज किया जाता रहा है, उन्हें आपने दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की है। लोगों को तो पैगाम दिया है कि इस तरह देखिए, पुरानी हमारी तारीख़ ये थी, अलीगढ़ तहरीक ये है, अलीगढ़ के जो यहाँ पर जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं वो आपने सबके सामने रखा है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका चैनल जो है दिनों दिन तरक्की करेगा और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। हम लोगों का ताउन आपके साथ रहेगा। नाज़रीन, ये थे अक़लियत कौंसिल ऑफ इंडिया के सदर मोहतरम जनाब फ़रद उस्मानी साहब, और दीगर आला ओहदेदारान से भी आपसे बात हुई। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को देखें और उसको सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपने कीमती मशवरों से हमें नवाजें। और इसके अलावा अगर आपको हमारी ये मिली कोशिशें पसंद आती हैं तो आप हस्ब तौफीक हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।